वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको याद हो तो भाई लास्ट वाली क्लास में जो हमने देखा था, तो लास्ट वाली क्लास में हमने कलेक्टिव नाउन तक समझा था। ठीक है, हमने जाना था कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो किसी भी एक का नाम होता है, और जो कॉमन नाउन होता है वो होता है किसी भी जाति कह सकते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी का नाम। उसके बाद में हमने समझा था मटेरियल नाउन के बारे में, जो कि एक पदार्थ का नाम होता है, यानी कोई भी पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वो कहलाता है मटेरियल नाउन। उसके बाद में हमने जाना था कलेक्टिव नाउन के बारे में, जो कि क्या होता है, एक ग्रुप का नाम होता है। और कुछ ग्रुप के नाम हमने समझे थे, जैसे देखिएगा देखिए लास्ट वाली क्लास में हमने यहां तक देखा था कि आपको एग्जाम्स के लिए कुछ ग्रुप के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए वहां से आगे अगर हम चलते हैं तो अगला जो आपका पॉइंट आता है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन में जितना हमने कल वाली क्लास में समझा था उसी में एक आपका एरर वाला टाइप और बनता है, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये आपसे कहा जाए, ध्यान से समझिएगा, वहां से आगे आपको लिखना है कल वाली क्लास से आगे। अगर मैंने आपसे कहा, देखिए अगर मैंने आपसे कहा अगर मैंने आपसे कहा का ज्यूरी, JURY ज्यूरी इज या फिर आर नॉट यूनाइटेड इन इट्स या फिर देयर ओपिनियन, OPINIONS ओपिनियंस। और इसी को अगर मैं आपसे कहूं दूसरा एग्जांपल, द ज्यूरी इज या फिर आर यूनाइटेड, इज या फिर आर यूनाइटेड इन इट्स या फिर देयर ओपिनियन, इन ओपिनियन। ठीक है, अब आप दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा, तो आप यहां पर पाएंगे कि भाई दोनों में ही आपको एक कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है। पहले में क्या है आपका जूरी, तो फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट में क्या है, तो आप कहेंगे जूरी। जूरी कैसा होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। वहीं पर मैं आपसे कहूं जूरी, सेकंड में भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको यहाँ पर वर्ब सेट करनी हो, यानी कि आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएं या फिर सिंगुलर वर्ब लगाएं, तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये फिक्स है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है या फिर प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि ज्यादातर देखने में अक्सर जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंगुलर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कभी कभी हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं और कभी कभी हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कहां पर कलेक्टिव नाउन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है और कहां पर प्लूरल वर्ब लेता है। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो जूरी के बारे में बताया गया है कि वो नॉट यूनाइटेड है। नॉट यूनाइटेड का मतलब होता है कि वो अपने ओपिनियंस में या फिर अपने जितने भी उनकी इंटेंशंस वगैरह हैं, ओपिनियंस वगैरह हैं, उनमें वो यूनाइटेड नहीं है। कहने का मतलब वो बट गई। अगर जूरी के अंदर मान लीजिए 10 मेंबर हैं या फिर 20 मेंबर हैं, तो सभी के ओपिनियंस अलग हो गए। जबकि आप दूसरे में देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है यूनाइटेड, तो यहाँ पर जूरी यूनाइटेड है। इसका मतलब अगर जूरी के अंदर 50 मेंबर हैं तो 50 के 50 की इंटेंशंस, व्यूज जो भी हैं वो क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, नोट में आपको लिखना है क्या, कि भाई कलेक्टिव नाउन, नोट में आपको लिखना है कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, तो आपके सामने दो केस आते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर कलेक्टिव नाउन सेंस देता है यूनाइटेड सेंस, कैसा सेंस, यूनाइटेड सेंस। तो फर्स्ट में अगर आपको कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस देता हुआ नजर आता है, इसका मतलब मान लीजिए ये कलेक्टिव नाउन है, मान लीजिए क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब सभी की इंटेंशंस, सभी के व्यू, सभी की जो भी राय है वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तो मान लो इसमें 50 मेंबर है, तो 50 व्यक्ति की एक ही राय, इसका मतलब वो एक ही पर्सन माना जाएगा। तो यहां पर वो क्या बन जाएगा, अगर वो यूनाइटेड है, अगर वो यूनाइटेड है, सभी की एक ही इंटेंशन, तो कैसा माना जाएगा आपका, सिंगुलर। कैसा माना जाएगा, सिंगुलर। वहीं पर मान लीजिए ये कलेक्टिव नाउन आपके सामने है और बहुत सारे व्यक्ति इसके अंदर हैं, मान लो 50 है, और इन सभी व्यक्ति की जो इंटेंशन है, सभी की जो राय है, जो भी पर्सन सोचते हैं वो अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब, मान लीजिए 50 मेंबर हैं तो हर व्यक्ति अपनी राय अलग रखता है,
कोई पर्सन कहता है कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, दूसरा पर्सन कहता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो इसका मतलब अब वो कोई एक पर्सन नहीं रहा, अब उनके इंटेंशन अलग होने की वजह से वो एक प्लूरल बन चुका है। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, अगर डिवाइडेड सेंस हो, अगर सेंस कैसा हो, डिवाइडेड, दोस्तों यहाँ पर आपको कैसा मानना पड़ेगा, प्लूरल। तो यहीं से हमने समझा कि भाई अगर यूनाइटेड सेंस हो तो कलेक्टिव नाउन को कैसा मानना है आपको, प्लूरल, और प्लूरल ही इसके साथ में वर्ब लगानी है, और प्लूरल ही इसके साथ में आपको प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, तो प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब आप यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ में, कब, है ना। तो यहाँ पर डिवाइडेड का होना था, यहाँ पर ये होना था आपका डिवाइडेड का, तो इसको आप लिख लो जरा, ये है आपका, ये है आपका कौन सा सेंस, डिवाइडेड, ये है डिवाइडेड। तो अगर डिवाइडेड सेंस मतलब बट गए, अभी सबके इंटेंशंस अलग हो गए तो प्लूरल मानना, और अगर वो यूनाइटेड सेंस हो, अगर वो यूनाइटेड सेंस हो, मतलब यूनाइटेड मतलब जुड़ करके काम करें, तो वहां पर क्या मानना है आपको, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर ही वर्ब आपको उसके साथ में यूज करनी है, और सिंगुलर ही प्रोनाउन आपको यूज करना है। ठीक है, चलो, तो यहां से हमने बात सीखी कि भाई अगर अगर कलेक्टिव नाउन जुड़कर काम करते हैं, यूनाइटेड सेंस देते हैं तो सिंगुलर, और अगर वो जुड़कर काम नहीं करते हैं, लड़ रहे हैं, या फिर उनके इंटेंशंस अलग हो गए, तो ऐसे में आपको क्या मानना है, प्लूरल, और प्लूरल ही उसके साथ में क्या लगानी है आपको, वर्ब लगानी है। देखिए पहला एग्जांपल आपके सामने है, आप देख करके बताएंगे कि भाई नॉट यूनाइटेड वर्ड से आपको हिंट मिला। क्या हिंट मिलता है कि आप समझेंगे कि यहां पर जुड़ी बट गई तो इसका मतलब यूनाइटेड नहीं है, नहीं है तो वर्ब क्या आ जाएगी बताइएगा, आर। और वैसे ही इसके साथ में प्रोनाउन एक वचन अगर होता तो क्या आता, इट्स, और बहुवचन मतलब प्लूरल अगर है तो क्या आ जाएगा, डियर। चलो आगे देखिएगा, नेक्स्ट में यूनाइटेड जुड़ करके काम कर रहा है, तो अगर जुड़ करके है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, इज, और यहां पर आप देखिएगा सिंगुलर ही वर्ब आई और सिंगुलर ही प्रोनाउन आ जाएगा, प्रोनाउन कौन सा है, इट्स। तो ऐसे हमने जाना जुड़ी के साथ में आर आ गया, और जुड़ी के साथ में इज भी आ गया। क्यों आया, क्योंकि डिपेंड इस बात पर नहीं करेगा कि कलेक्टिव नाउन है कि कौन सा नाउन है, डिपेंड करेगा कि वो बटा हुआ केस है या फिर नहीं है। आगे देखो, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूं, कोशिश कीजिएगा उनको आप सॉल्व करने की। जैसे देखिएगा, देखो चलिए आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर तीसरा, तीसरा है कि द टीम वाज या फिर वर वर्किंग, वाज या फिर वर वर्किंग पीसफुली। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, द टीम वाज या फिर वर फाइटिंग विद वन अनदर। एक एग्जांपल आपके सामने है पांचवा, द कमिटी, द कमिटी हैज या फिर हैव टेकन इट्स या फिर दियर डिसीजन, UNANIM, उसको देखो जरा, देखो जरा, यूनानिमसली, UNANIMOUSLY, यूनानिमसली, है ना। या फिर इसी में कहा जाए आपसे एग्जांपल नंबर 6 में कि द कमिटी हैज या फिर हैव बीन डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ चेयरमैनशिप, ओवर द इशू ऑफ चेयरमैनशिप। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन सभी एग्जाम्पल्स में आपके सामने हैं सभी एग्जाम्पल्स, तो आपको बताना है कि यहाँ पर वर्ब कैसे यूज होने वाली है। तो आप देखिएगा फर्स्ट में आपके सामने क्या है, तो आप कहेंगे फर्स्ट में जो एग्जाम्पल आपके सामने है उसमें आपके सामने कलेक्टिव नाउन क्या है, टीम, कलेक्टिव नाउन, और दूसरे में आपके सामने टीम कलेक्टिव नाउन, तीसरे में आपके सामने कमेटी कलेक्टिव नाउन, चार में आपके सामने कमेटी कलेक्टिव नाउन। सोच के बताइए, थर्ड में है कि जो टीम है वो काम कर रही थी कैसे, पीसफुली। तो यहां से आपको देख करके समझ में आ गया कि अगर वो पीसफुली काम कर रही थी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके इंटेंशन सेम होंगे, कहीं ना कहीं वो मिलकर के काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा, सिंगुलर। तो बताएं क्या लगाएं, वर्ब, तो वॉज, है ना, और प्रोनाउन यहाँ पर दिया नहीं तो कोई बात नहीं। और एग्जाम्पल 4 में है कि द टीम डैश फाइटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ में लड़ रही थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटेंशंस अलग हो गए, बट गए।
तो बट गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल यानी कि वर। तो टीम के साथ में वॉज आया और टीम के साथ में वर भी आया। आगे देखिएगा 5 में कमिटी कलेक्टिव नाउन है, आपने कहा हैज या फिर हैव टेकन, इट्स या फिर दियर डिसीजन यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है हिंदी में सर्वसम्मति से, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति से, मतलब सभी राजी हैं। तो आगे देखो जरा, कमेटी के साथ में हैज ले या फिर हैव ले, तो आप कहेंगे कि अगर डिसीजन सर्वसम्मति से हुआ है, सभी मिलकर के काम कर रहे हैं तो सिंगुलर होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज, और उसी हिसाब से प्रोनाउन कैसा आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। आगे देखिएगा, कमेटी के साथ में हैज लगाएं या फिर हैव लगाएं, तो आप कहेंगे कमेटी डिवाइड हो गई किस बात को लेकर के, चेयरमैनशिप को लेकर के, कि हर पर्सन ये बोल रहा है कि भाई चेयरमैन ये बनेगा या फिर चेयरमैन दूसरा होगा। तो आप कहेंगे कि अगर वो बट गई तो प्लूरल हो गई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हैव। कुछ एग्जाम्पल्स और देता हूं, देखिए जरा, न्यू पेज पर आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 इज हियर। 7 में है आपके सामने क्या, कि भाई द गवर्नमेंट इज या फिर आर डूइंग इट्स या फिर दियर ड्यूटी वेल। एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने है जी, कि द गवर्नमेंट इज या फिर आर, गवर्नमेंट इज या फिर आर नॉट यूनाइटेड इन इट्स या फिर दियर व्यूज। गवर्नमेंट के जो व्यू है, जो भी बातें हैं, उनमें वो यूनाइटेड नहीं है। तो आप देखते ही बता देंगे क्या भाई, आप कहेंगे पहले वाले में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का समूह होता है, जो भी ऑफिस में बैठ करके काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उन सभी के समूह को ही हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट में आप कहेंगे कलेक्टिव नाउन, और इसके साथ में इज लगाएं कि आर लगाएं, तो आप देखिएगा कि वो ड्यूटी कर रही है अपनी वेल। इसका मतलब कोई भी एक दूसरे से मतभेद नहीं है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सिंगुलर इज, और वैसे ही प्रोनाउन क्या आ जाएगा, इट्स। अगले में देखिएगा, गवर्नमेंट के बारे में बताया कि वो यूनाइटेड नहीं है, उनके व्यूज अलग हो गए। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट में मान लो कि 400 लोग हैं, तो उसमें 400 लोगों के इंटेंशंस अलग हो गए, तो इसका मतलब प्लूरल हो गई। यहाँ पर आर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देयर आ जाएगा। आगे देखो, एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 9, और 9 में है द क्लास इज या फिर आर स्टडीइंग नाउ, द क्लास इज या फिर आर स्टडीइंग नाउ। इस एग्जाम्पल को देखो, और वैसे ही एग्जाम्पल 10 में है क्या, कि द क्लास इज या फिर आर टेकिंग, क्लास इज या फिर आर टेकिंग इट्स या फिर दियर पोजीशन। ध्यान से देख के बताइए क्या आएगा, और एक और लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट में है कि द ऑडियंस हैज या फिर हैव कम wearing a varieties, देखिएगा, वैराइटीज यहाँ पर ई कर लीजिएगा, वैराइटीज ऑफ ड्रेसेस एग्जाम्पल। और ऐसी एग्जाम्पल नंबर 12 आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल 12 में कह रहा है कि भाई द ऑडियंस हैज या फिर हैव enjoyed, ENJOYED, enjoyed the show, SHOW। चलिए आपके सामने एग्जाम्पल है, जरा देख के ध्यान से बताइएगा मुझे। मैंने पूछा एग्जाम्पल नंबर 9 पर आ जाइए। 9 में है कि द क्लास इज या फिर आर स्टडीइंग नाउ, क्लास पढ़ रही है, और अगले में है कि द क्लास इज या फिर आर टेकिंग इट्स या फिर दियर पोजीशंस। तो मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में नहीं 9 में वही काम किया जा रहा है जो एक क्लास करती है। इसका मतलब अगर क्लास पढ़ रही है, तो क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे सेम काम कर रहे हैं। सेम काम करने का मतलब कोई भी एक दूसरे से इंटेंशन अलग नहीं हुए। मान लो मैं पढ़ रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि दूसरा बच्चा क्लास में कुछ और काम कर रहा है, जो उनका
खास काम होता है पढ़ना, वही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर मानना है और यहाँ पर बोलेंगे आप द क्लास इज स्टडीइंग नाउ। अगले में क्लास अपनी अपनी पोजीशन ले रही है, इसका मतलब सीट ले रही है। तो भाई ऐसा तो नहीं होगा एक ही सीट पर 50 बच्चे बैठ जाएं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशंस अलग है। ऐसे में जब बैठने का केस आता है तो आप कलेक्टिव नाउन को प्लूरल माने। तो यहाँ पर क्या होगा, बैठने वाला केस हो गया, यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर आर यूज होगा। वैसे यहाँ पर क्या यूज होगा, आपका हियर यूज होगा। आगे देखिएगा ऑडियंस। ऑडियंस जो लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है। तो भाई ऑडियंस कम, ऑडियंस आ चुकी है। कैसे आ चुकी है, वियरिंग अ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहन करके यहाँ पर ऑडियंस आई है। तो इसका मतलब जब ये कहा, खुद ही इस बात को क्लियर करके बताया जाता है कि उनकी ड्रेसेस अलग हैं, उनकी सोच अलग है, तो ड्रेस अलग बोलने का मतलब ये हो गया कि वहां पर आपको ऑडियंस को एक वचन नहीं, उनको प्लूरल मानना है। तो लगा दें यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताइए, ऑडियंस को प्लूरल मानो तो क्या आ जाएगा, हैव। और वैसे ही यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है। आगे देखो ऑडियंस, यहाँ पर ऑडियंस क्या कर रही है, शो एंजॉय कर रही है। तो जो उसका काम है वही कर रही है। मान लो 50 लोग बैठे हैं ऑडियंस में, तो 50 के 50 सेम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लो। चलिए एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, शायद ये 13 है, ठीक है, नंबर आप देख लेना। तो जैसे मैंने कहा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट या फिर वांट्स ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर इटसेल्फ। ध्यान से देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं एग्जाम में, जो डायरेक्टर्स होते हैं तो उनका जो सेट होता है, मतलब उनका जो समूह होता है, उसको बोर्ड कहा जाता है। तो डायरेक्टर का बोर्ड जो है, अब एक समूह है तो सीधा सा आप समझ गए कि कैसा नाउन है आपका, कलेक्टिव नाउन। तो मैं कहता हूँ ये कलेक्टिव नाउन आपको सिंगुलर मानना है कि प्लूरल मानना है। तो ये केस मैंने आपको अभी जो बताया कि अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग टाइप की ड्रेस पहन करके आता है तब प्लूरल, या फिर वो अलग अलग अपने लिए फैसिलिटी चाहता है कि मुझे अलग फैसिलिटी चाहिए और मुझे अलग फैसिलिटी चाहिए, तो भले ही वो एक ग्रुप है 50, 100, 200 कितने भी लोगों का, लेकिन अगर वो अपने लिए अलग फैसिलिटी चाह रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई एक तरीके से वो बट गए, मतलब उनके इंटेंशंस अब सेम नहीं रहे। और वैसे ही अगर सीट पर बैठने की बात हो रही है, अपनी पोजीशन लेने की बात हो रही है, तब भी समझ जाओ कि वहां पर उसका जो एक तरीके से मानना है, हमको प्लूरल ही मानना है। देखो जरा, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जितने भी लोग हैं सभी अलग फैसिलिटी चाह रहे हैं अपने लिए, तो प्लूरल मानना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब वांट। ठीक है, आप सबको पता है कि अगर आप नाउन में एस या एस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। और वैसे ही अगर नाउन में, हम सब जानते हैं, नाउन में नहीं वर्ब में, हम सब जानते हैं कि भाई वर्ब के साथ में उल्टा होता है। क्या होता है कि अगर हम वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। यानी वर्ब में एस या एस जोड़ोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी, नाउन में एस या एस जोड़ोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ये मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई ही, मैं आपसे पूछूं प्ले या फिर प्लेज, और वैसे मैं आपसे पूछूं कि दे प्ले या फिर प्लेज, तो आप कहेंगे कि ही एक वचन है, सिंगुलर है, तो ही क्या लेगा अपने साथ में, सिंगुलर वर्ब, एस लगने के बाद वो सिंगुलर बनती है। और मैं पूछूं दे कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है ना, तो ही सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब। और दे प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो ये बात समझ लीजिएगा, नाउन में एस या एस लगने से नाउन कैसा बनता है, प्लूरल, और वर्ब में एस या एस लगने से वर्ब कैसा बन जाता है आपका, वर्ब बनता है एस या एस जुड़ने के बाद में सिंगुलर। तो देखो जरा, वैसे ही यहाँ पर हमको कैसी वर्ब लगानी थी, प्लूरल कौन सी है, बिना एस वाली, तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। एक गलती और भी है क्या, कि आप देखिएगा इटसेल्फ सिंगुलर है, जबकि हमें लगाना कैसा था, प्लूरल, तो यहाँ पर देमसेल्फ लगा दो, THEMSELVES, देमसेल्फ। उम्मीद करता हूं कि ये जितने हमने 10, 11, 12, 13 जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, तो इन सारे एग्जाम्पल से, इन सभी एग्जाम्पल से आप सभी को ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब कैसे यूज करें, यानी कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर माने या फिर प्लूरल माने, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर वो बट करके काम कर रहा है तो प्लूरल, और अगर वो सहमत होकर के काम कर रहा है, यूनाइटेड सेंस दे रहा है, तो वहां पर प्लूरल। तो आप कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। प्लूरल तब जब वो डिवाइडेड है, और सिंगुलर तब जब वो यूनाइटेड है। तो आगे बढ़िएगा। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कहां पर, इसके बाद में हम लोग आते हैं टाइप नंबर
टाइप नंबर पिछले पेज पर है हम लोग। पहले जो पेज है हमारा वो कौन सा है, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसके बाद में जो है हमारा टाइप नंबर 5 आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि अभी तक हमने 4 नाउन समझे, ठीक है जी। तो आप देखो जरा, बात आती है आपके सामने 5वां टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हम सब जानते हैं कि भाई इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा। समझिएगा भाई, जैसे नाम से ही क्लियर है कि एक भाव का नाम होता है। भाव का नाम कैसे, अब भाव में आपके जो है 4 चीजें आ सकती हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात तो तय है कि नाम है, एक नाउन जो होता है एक नाम होता है किसी का भी हो, तो ये बात तो तय है कि वो किसी भी टाइप का नाम होगा तो वो नाम, मतलब होगा तो वो नाम ही ना। तो देखो नाम ऐसे लिखो, इट इज अ नेम, ये एक नाम होता है ऑफ, किसका नाम होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। मैंने अभी कहा कि नाउन एक नाम होता है, नाउन एक नाम होता है। मैंने अभी कहा कि नाउन एक नाम होता है। अब ये सोचिए कि वो किसका नाम होता है। मैं बात कर रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो या तो ये होता है नेम ऑफ फीलिंग, किसी भी फीलिंग का नाम। जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस, कोई फीलिंग है, खुशी की फीलिंग हैप्पीनेस। या मैं कहूं कोई फीलिंग है सैडनेस, दुख की फीलिंग। तो चाहे वो खुशी की फीलिंग हो, चाहे वो दुख की फीलिंग हो, ये बात तो तय है वो क्या है, एक फीलिंग का नाम है। आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं फीलिंग के नाम के अलावा और वो किसका नाम हो सकता है, तो आप कहेंगे भाई फीलिंग के नाम के अलावा वो नाम हो सकता है स्टेट का, अवस्था का। जैसे आप देखेंगे कि भाई बचपन की अवस्था होती है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन की अवस्था। या मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे बोला पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, गरीबी की अवस्था। वो अवस्था जिसमें कोई पर्सन गरीब होता है वो पॉवर्टी, और जिसमें कोई पर्सन बच्चा होता है वो चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये फीलिंग का नाम हो गया भाई, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस, है ना। तो ये फीलिंग हो गई। और अवस्थाएं, स्टेट ऑफ चाइल्डहुड या फिर द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो ये अवस्थाएं हो गई। या फिर ये किसका नाम हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, तो ये किसी भी क्वालिटी का नाम भी हो सकता है, ये किसी भी क्वालिटी का नाम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की कोई क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट होने की क्वालिटी क्या बन गई, ऑनेस्टी। या फिर मान लीजिए अगर कोई पर्सन ब्रेव है, तो मुझे बताइए ब्रेव होने की जो क्वालिटी है वो क्या बन गई, ब्रेवरी। तो इस तरीके से हमने जाना क्वालिटी का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कहा क्लेवर होने की, क्लेवर होने की जो आपकी क्वालिटी है क्या बन जाएगी, क्लेवरनेस। क्या बन जाएगी, क्लेवरनेस। तो क्लेवर होने की क्वालिटी क्लेवरनेस, ब्रेव होने की क्वालिटी ब्रेवरी, ऑनेस्ट होने की क्वालिटी ऑनेस्टी, ये क्वालिटी का नाम। अवस्था, बचपन की अवस्था चाइल्डहुड, गरीबी की अवस्था पॉवर्टी, है ना। और वैसे ही फीलिंग, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस, ये अवस्थाएं हो गई, ठीक है। तो आप समझिएगा फीलिंग का नाम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अवस्था का नाम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी का नाम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। या ये किसी एक्शन का नाम भी होता है, आप इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, कम यूज होता है, ये एक्शन का नाम भी होता है। जैसे मैं कहूँ लाफ, हंसना एक एक्शन होता है लाफ, तो उससे बनता है लाफ्टर, लाफ से बनता है लाफ्टर। ये लाफ एक एक्शन है हंसना, तो उससे बना है आपका लाफ्टर, है ना। या मैं आपसे कहूं, चलिए यहाँ पर आप ये समझ गए कि भाई फीलिंग का नाम, अवस्था का नाम, क्वालिटी का नाम और एक्शन का नाम। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और भी समझिए, इसको मिटा देता हूं। एक और बात भी आपको समझनी है यहाँ पर, क्या, एक छोटी सी काम की बात और भी आपको समझनी है। क्या समझना है, देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको देखा भी नहीं जा सकता। मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई आपने कहीं ना कहीं एक फिजिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी जिसको हिंदी में बोलते हैं विमा और इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ, और 2 डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और 3 डायमेंशन यानी 3D का मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप किसी भी वस्तु को अपने सामने देख पा रहे हैं, तो देखने की वजह क्या है, क्यों, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसका भौतिक अस्तित्व है हमारे सामने, यानी उसके पास में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, कुछ ना कुछ। और अगर हम उस चीज को नहीं देख पा रहे, इसका मतलब उसका भौतिक अस्तित्व नहीं है। भौतिक अस्तित्व किसका नहीं होता, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। तो अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई क्या हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख पाएंगे, तो आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास कोई डायमेंशन नहीं होती, इट्स डायमेंशनलेस।
डायमेंशन लेस, लंबाई चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, तो हम इसको देख भी नहीं, इसकी कोई फिजिकल आकृति नहीं है हमारे सामने। तो अगर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, केवल इसको फील कर पाएंगे। और फील भी किसको कर पाएंगे? फीलिंग वाले को, इनको नहीं कर पाएंगे स्टेट को। भाई बचपन की अवस्था, चाइल्डहुड को कैसे फील करोगे? तो ये क्या है, केवल आप फीलिंग, जो हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, इनको फील कर पाएंगे। आगे देखो जरा, तो जरा ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड कीजिएगा। क्या ऐड करना है? ऐड करना है आपको कि इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। इसके पास में कोई भी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन का मतलब हिंदी में क्या हो गया? विमा। और विमा कौन होता है? विमा होती है या तो आपकी लंबाई, ना, लंबाई, लंबाई नहीं इसके पास में, या होती है ब्रेथ, चौड़ाई, ना, ब्रेथ, चौड़ाई नहीं इसके पास में, या होती है हाइट, हाइट, हाइट भी नहीं इसके पास में। अब अगर इसके पास में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो मुझे बताइए क्या हम बिना लंबाई चौड़ाई वाली वस्तु की कोई अपने सामने कोई भी एग्जिस्टेंस देख पाएंगे, अस्तित्व देख पाएंगे, भौतिक अस्तित्व? नहीं। तो लिखो जरा इट, ऐसे लिखो जरा, इट डज नॉट, इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोई भी इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती। और इसी वजह से आप मुझे बताओ, जब कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है तो कांट बी सीन, कांट बी सीन, इसको देखा नहीं जा सकता। कांट बी टच्ड, इसको टच नहीं किया जा सकता। केवल क्या किया जा सकता है? ओनली फेल्ट, ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन फील इट। और फील भी किसको कर पाएंगे? जो फीलिंग बता रहा है। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें जानी कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग का नाम होता है, अवस्था का नाम होता है, स्टेट मतलब क्वालिटी का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है, या मैं कहूँ इसके पास में कोई डायमेंशन नहीं होती, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, और ये जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती इसके पास में, और इसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, केवल इसको फील किया जा सकता है। अब एक छोटी सी बात और समझे, अक्सर आपको जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई देता है तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर केस में आपको अंत में कोई सफिक्स लगा मिलता है। एक नई टर्म आपके सामने आ गई कि भी सफिक्स क्या है, तो पहले उसको ही समझ लेते हैं। तो जरा अगले पेज पर आते हैं, देखिए भाई, इसके बाद में अगले पेज पर आते हैं। सम सफिक्सेस आर यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ सफिक्स है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज होते हैं, लेकिन ये समझने से पहले कि क्या सफिक्स यूज होते हैं, ये समझिए कि सफिक्स होते क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि भाई एक टर्म होती है, आपने पढ़ी होगी, अफिक्स, AFFIXES, अफेक्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है शब्दांश। इसको हिंदी में कहा जाता है क्या? शब्दांश। देखो जरा, हिंदी में कहा जाता है क्या? शब्दांश। शब्दांश बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी ये शब्द का एक अंश है, कंप्लीट वर्ड नहीं है। तो शब्दांश यानी एफिक्स कितने भागों में डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे 3 भागों में। पहला हो गया भाई कौन सा? प्रीफिक्स। पहला हो गया प्रीफिक्स। हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग, इसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। या कहीं कहीं पर आपने पूर्व सर्ग भी इसको पढ़ा होगा, पूर्व सर्ग। तो उपसर्ग भी बोलते हैं, पूर्व सर्ग बोलते हैं। दूसरा टर्म होता है जो अंत में आता है सेंटेंस में, वो क्या होता है बताइए? तो आप कहेंगे सफिक्स। और सफिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रत्यय। अंत में आता है, इसको कहा जाता है प्रत्यय। बात करें एक टर्म जो बीच में आती है, वो टर्म कौन सी होती है? तो आप कहेंगे रूट। रूट का मतलब बेसिक, रूट का मतलब बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, शब्द की बेसिक फॉर्म। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें से आप आगे का जो सफिक्स है उसको हटा दो तो वर्ड की मीनिंग थोड़ी सी बदल जाएगी, या फिर आप प्रीफिक्स जो पीछे है शब्द के उसको हटा दो, मीनिंग थोड़ी सी बदलेगी, शब्द डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेसिक फॉर्म जो रूट है, अगर आप शब्द में से रूट को ही हटा दोगे या रूट में से कुछ भी लेटर हटा दोगे तो वो आपका फिर डैमेज हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? रोजगार देना। इसका मतलब क्या होता है? रोजगार देना। ये एम्प्लॉय हो गया। अगर आप एम्प्लॉय में कुछ आगे ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने कहा मेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो ये अंत में ऐड किया है और ये आपका सफिक्स हो जाएगा।
मैं शुरुआत में ऐड कर दूं अन अन, तो ये शुरुआत में ऐड किया है, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, तो अन एम्प्लॉयमेंट, अन हो गया प्रीफिक्स, एम्प्लॉय हो गया रूट ना, ये क्या हो गया, ये रूट हो गया, और उसके बाद में जो मेंट आया है ये क्या है आपका, ये सफिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ऐसे देखो जरा, अगर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा हैप्पीनेस, HAPPINESS, तो आप यहाँ पर देखेंगे नेस अंत में आया है, नेस क्या हो जाएगा आपका, सफिक्स हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर वर्ड में सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही दिए हों, कभी कभी वर्ड में आपको खाली प्रीफिक्स दिया जाता है, कभी कभी सफिक्स दिया जाता है, कभी कभी दोनों भी दे दिए जाते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ, देखो जरा, मैंने आपसे कहा अनहैप्पी, मैंने आपसे कहा अनहैप्पी, तो आप खुद सोच के यहाँ पर मुझे बताइए, अनहैप्पी के अंदर ये तो रूट है, और रूट से पहले जो आया है ये प्रीफिक्स है, यहाँ पर सफिक्स नहीं है, और यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर सफिक्स था, यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं था, और ये जो बाकी हैप्पी, अगर आप इसको अलग निकालोगे HAPPY, वो रूट बच जाता फिर वाई, है ना। और यहाँ पर आप देखो, मैं आपसे कहता हूँ अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, तो आप कहेंगे यहाँ पर अन जो है शुरुआत में वाला अन, ये हो जाएगा प्रीफिक्स, और इम्पोर्टेंट आपका रूट हो जाएगा, और बाकी इसमें कोई सफिक्स नहीं है, इसमें कोई सफिक्स नहीं। अगर सिंपली आपसे कोई कह दे कि भाई इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में आपको बताना है प्रीफिक्स क्या है, तो ऐसा नहीं कि आप देख के सीधा बोल दोगे कि भाई अन यहाँ पर, अन यहाँ पर प्रीफिक्स है, नहीं, ये इम्पोर्टेंट तो एक ही वर्ड है, यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं है, यही आपका रूट है, यही आपका रूट है। तो बस ये बात दिमाग में रखना, अगर अंत में कोई शब्द आता है तो सफिक्स, शुरुआत में आता है तो प्रीफिक्स, और जो बीच में आता है जो रूट होता है बेसिकली, जो जिसको आगे और फर्दर डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते, जिसमें से कोई लेटर हम लोग तोड़ नहीं सकते, वो कहलाता है आपका बेसिक फॉर्म, कौन, रूट कहलाता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं जरा, हाँ, सम सफिक्स, सम सफिक्सेस आर यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर आप देखते ही पहचानना चाहते हैं तो वैसे तो आप पहचान सकते हैं, जैसे मैंने कहा पेन हो गया, लाइफ हो गया, डेथ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया। लेकिन आप अगर डाउट में है, आपको लग रहा है कि भाई आप कुछ थोड़ा सा हिंट और मिल जाए, आपको थोड़ा सा हिंट और मिल जाए कि अब कैसे पहचानेंगे, तो मैं एक हिंट आपको और देता हूँ। कुछ सफिक्स हैं, कुछ सफिक्स हैं जो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज किए जाते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, कौन से हैं। अगर अगर आपको किसी भी वर्ड के अंत में शिप देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, शिप देखने को मिलता है, तो वो वर्ड कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर किसी भी वर्ड के अंत में नेस देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, नेस देखने को मिलता है, तो वो भी कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर आपको किसी भी वर्ड के अंत में और क्या देखने को मिलता है, शिपनेस, आपको देखने को मिलता है TION, TION। या फिर आपको किसी वर्ड के अंत में देखने को मिलता है SION, वो भी कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर आपको TH देखने को मिलता है, या फिर आपको TY देखने को मिलता है। दोस्तों ये वर्ड भी जो आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में आपको ऐसे ऐसे वर्ड ज्यादातर देखने को मिलते हैं। देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं तो जरा आप अपने मन में रिकॉल करिए, ऐसा कोई वर्ड सोचिए अपने मन में जिसके अंत में शिप दिखाई देता हो। तो जैसे मैंने कहा फ्रेंडशिप, एक वर्ड है हमारे सामने, कौन सा, फ्रेंडशिप, हमें दिखा कि भाई फ्रेंडशिप के अंत में क्या है, शिप है, तो ये वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मैंने कहा हार्डशिप, दुर्भाग्य, हार्डशिप का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य, शिप आपको अंत में दिखा, ये भी हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या मैंने कहा यहाँ पर क्या, लीडरशिप, लीडरशिप, तो आप कहेंगे लीडरशिप भी वही वर्ड है जिसके अंत में शिप है, तो ये भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या मैंने कहा यहाँ पर और क्या, तो सोचिए जरा, फ्री स्टूडेंटशिप एक वर्ड होता है, फ्री स्टूडेंटशिप, और फ्री स्टूडेंटशिप का मतलब होता है, फ्री स्टूडेंटशिप का मतलब होता है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप भी वही, बिल्कुल फ्री स्टूडेंटशिप कह सकते हो उसको आप, या फिर स्कॉलरशिप कह सकते हो, जो स्कॉलरशिप मिलती है ना। तो ऐसे और जितने भी वर्ड आप सोचते चले जाओगे जिसके अंत में आपको क्या दिख रहा है, शिप, वो सारे वर्ड क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर एक वर्ड सोचो जिसके अंत में नेस आता है, जैसे मैंने कहा क्लेवरनेस, जैसे मैंने कहा क्लेवरनेस, तो क्लेवरनेस के अंत में नेस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। या मैंने कहा और वर्ड सोचिए जिसके अंत में नेस है, हैप्पीनेस, जैसे हो गया HAPPINESS, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या मैंने कहा सैडनेस, वर्ड हो गया आपके सामने सैडनेस, ये भी कैसा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या मैंने वर्ड बोला, मैंने यहाँ पर वर्ड बोला ड्राइनेस, ड्राइनेस, ड्राइनेस है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा। या मैंने कहा गुडनेस, गुडनेस भी वर्ड है जिसके अंत में नेस आपको दिख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी वर्ड आपके सामने आपको क्या दिख रहा है, शिप, मोस्ट ऑफ द केसेस 99% वर्ड आपके
वो होने वाले हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट। मैंने कहा TION, मैंने कहा CONTRSATION एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या मैंने आपसे कहा और क्या है रिसेप्शन, RECEPTION रिसेप्शन, TION अंत में। या मैंने कहा मैंने यहाँ पर बोला और क्या, जैसे यहाँ पर सोचिएगा डिसीजन SION आता है, ठीक है। या मान लीजिए मैंने कहा क्या डायरेक्शन ले लीजिए, DIRECTION डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखते चले जाएं इन सभी वर्ड्स के अंत में आपको क्या नजर आ रहा है, TION। तो वर्ड क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंत में SION आता है। मैंने कहा रिवीजन, REVISION रिवीजन, SION लिखा। मैंने कहा टेंशन, TENSION टेंशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या मैंने कहा परमिशन, PERMISSION परमिशन। मैंने कहा मैंने यहाँ पर आपके सामने बोला क्या, मैंने बोला एडमिशन, AD